हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट के। स्टूडेंट, जितने बच्चे 24 फरवरी को मेरे प्यारों जो हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि 24 फरवरी को 100% छपने वाला है। कोड है 801 HF कोड मेरे प्यार बच्चों। और आज ही मैं आप लोगों को 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं, पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं, एक भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं मेरे प्यार बच्चों। पूरा का पूरा वीडियो को लाइक कर देना, एडमिट कार्ड लेकर आपको जाना है और सही सही 10 अंकों का अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे अपना लिखना है। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय है 3 घंटे 15 मिनट में। इस पूरे के पूरे पेपर को हल करना होगा आपको एग्जाम में। मेरे प्यार बच्चों, गारंटी मेरा कि वीडियो को पूरा देखते हो तो 2.5 घंटे बहुत है आपके लिए। 2.5 घंटे में पूरा का पूरा पेपर करके चले आओगे मेरे प्यार बच्चों। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सबके पास इस वीडियो को पहुंचा दो। जितने बच्चे 24 फरवरी को पेपर देने वाले हिंदी का, और हिंदी सबसे पहला सब्जेक्ट है और उसमें 70 में 70 नंबर लेकर आना है किसी कीमत पे आप लोगों को। मेरे प्यार बच्चों, देखिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है। निर्देश में बोला है, पहला निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में इस पेपर को आप पढ़ोगे मेरे प्यार बच्चों, और 3 घंटे में इस पेपर को आप लोगों को सॉल्व करने होंगे। कितना सिंपल, पहला निर्देश समझ में आ गया। 15 मिनट में तुरंत आपको पेपर में पढ़ना है। ठीक है, पेपर को आपको 15 मिनट में पढ़ना है और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है। इसके बाद दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। एक तो खंड अ में तथा खंड ब में विभाजित है। मतलब यह पेपर जो है 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। 2 खंडों में यह पेपर विभाजित है। इसके बाद तीसरा है, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब है खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारों? तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। उनका उत्तर आपको OMR शीट अलग से मिलेगी रंगने के लिए। नीले पेन से रंगिए या काले पेन से रंगिए, उसको रंगना होगा। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, सिर्फ जेल वाली पेन नहीं होना चाहिए। बाकी नीला या काला दोनों में से कोई एक पेन से आप रंग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है अगला है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड अ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा तो एक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर के लिए है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछेगा मेरे प्यारों। जो 20 में 20 सही करके आओगे, इस बात का दावा मैं करता हूं। इसके बाद पांचवा है, प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। खंड अ जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये घंटा तो बहुत हो गया। 5 मिनट के अंदर में नहीं करोगे तब ना। 5 मिनट में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दोगे। बाकी जितना आपके पास शेष समय बचेगा पूरा का पूरा खंड ब में अच्छे से हैंड राइटिंग बैठा बैठा कर लिखना पूरा। इसके बाद देखिए लास्ट निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ कॉर्नर पे कि वो प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 3 नंबर का है, कि 5 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। मतलब जितना भी नंबर का होगा यहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये निर्देश है, निर्देश पढ़ के मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को समझा दिया। पेपर आप लोगों का स्टार्ट यहां से हो रहा है। देखिए खंड अ, और खंड अ में देखिए उसने लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न है। और पहला बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए बहुत आसान पूछा हुआ है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो आपको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा विष्णु प्रभाकर जी और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मोहन राकेश। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जो है वो है आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। और यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर पहले का। आगे अगर हम बात करें, देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि गोदान किस युग का उपन्यास है। तो ये भी प्रश्न आपको याद होना चाहिए। गोदान किस युग का उपन्यास है? तो शुक्ल युग का है। पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शुक्ल युग। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा, कि कलम का सिपाही के लेखक है। तो कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं। और पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल सिंपल प्रश्न पूछा है। ठीक है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करके जानी है और पूरा का पूरा नंबर लेकर आओगे आप लोग। चौथा देखिए क्या बोला है, तितली कृति की विधा है। मतलब तितली जो है किस कृति की विधा है। ठीक है, तो आप कहोगे कि उपन्यास कृति की विधा है। सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए प्रश्न नंबर 5वां है कि रीति काल की रचना है। तो रीति काल की जो रचना है मेरे प्यारों जो इनमें से किनकी है? तो आप कहोगे रामचंद्रिका। ठीक है, क्या है? रामचंद्रिका की है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ललित ललाम के रचयिता कौन है। तो ललित ललाम के रचयिता की अगर हम बात करें तो वो मतिराम है। और बी वाला ऑप्शन जो इसका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, 7वां प्रश्न देखिए, काल से पूछा है कि आधुनिक काल की समय अवधि बताइए। तो आधुनिक काल की समय अवधि कितनी मानी जाती है? तो 1843 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक, अभी तक जो चल रहा है डेट, वो सब किस में आता है? आधुनिक काल में आता है। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा कावित्री हैं। तो महादेवी वर्मा कावित्री हैं, तो वो तो क्षयवाद युग की कावित्री हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 9, करा कि यशोधरा रचना है, जो यशोधरा रचना है वो किनकी है? ठीक है, तो वो मैथिली शरण गुप्त जी की है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पूरा का पूरा प्रैक्टिस करा के जाना है, ये पेपर आपके आएंगे, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को लेकर आना है। तो यशोधरा रचना किनकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 10वां कि रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो वो है आपके आचार्य केशव दास जी हैं। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन? आचार्य केशव दास जी। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 क्या है? कह रहा है कि शोक विकल रोवसी सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमितल बारही बार। कह रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में रस बताना है कि इन जो पंक्तियां दी हुई हैं इनमें कौन सा रस का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कानून रस का प्रयोग किया गया है। डी वाला ऑप्शन को रंग के आइएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का कानून रस। 12वां प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे से जो हिलडुला में कौन सा अलंकार है? अभी ऊपर एक पंक्ति दे दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार इसमें है। मेरे प्यार बच्चों, उपमा अलंकार है। सी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आना है। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 13वां, देखिए क्या बोला है कि जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ए वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। कह रहा है कि इन पंक्तियों में छंद बताइए कि कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है। तो आप कहोगे कि रोला का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? रोला का पहला वाला ऑप्शन रट के जाना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि संभव है आज वर्षा हो। कह रहा है कि संभव है आज वर्षा हो। कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है? ठीक है, तो अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद पूछा है इसमें। तो आप कहोगे कि यह संदेहवाचक है। कैसा वाक्य है? संदेहवाचक है कि शायद आज वर्षा हो। ठीक है, होने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। कह रहा है वाक्य में प्रयुक्त तो वाच्य बताना है। वाच्य, मेरे प्यार बच्चों, कभी भी सेंटेंस में अगर द्वारा आपको दिखे, के द्वारा, तो द्वारा अगर आपको दिख गया तो समझ लो कि वहां पे कर्मवाच्य होगा, क्योंकि कर्मवाच्य में द्वारा को लगाकर सेंटेंस को बनाया जाता है। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, तो द्वारा अगर दिखा तो कर्मवाच्य ही होगा, कंफर्म। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 16वां, देखिए क्या है। बच्चे की मुस्कान मनमोहक है। अब मुस्कान के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, पूछा कि मुस्कान है क्या? तो मेरे प्यारों, जो मुस्कान तो एक भाववाचक संज्ञा होती है। मुस्कान की अगर हम बात करें तो स्त्रीलिंग है और एक वचन है, और कैसा कारक है? तो कर्ता कारक है, इसलिए बी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोगों को आना है। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 कि सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। तो सुदर्शन शब्द में उपसर्ग, तो सुधन दर्शन से मिलकर बना है सुदर्शन, तो जो आगे जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग, तो सु होगा। सिंपल, सु मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 18वां प्रश्न, तिरंगा में कौन सा समास है? 3 रंगों का समूह। ठीक है, तो तिरंगा में कौन सा समास है? तो सिंपल है, द्विगु समास है। जब भी इस तरह का आ जाए तो आप द्विगु समास ही होता है। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 19, कह रहा है कि अश्व शब्द के परवाची, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। तो घोड़ा मतलब अश्व का हमें बताना है कि परवाची शब्द इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो तुरंग है। यह तुरंग और है, ये दोनों जो हैं यह अश्व के क्या है? परवाची शब्द हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और लास्ट प्रश्न 20वां देखेंगे ऑब्जेक्टिव का। कह रहा है कि तद जो है वो स्त्रीलिंग है। कह रहा है कि इस शब्द का आपको सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का रूप क्या होगा? तद शब्द का, तो इसका राइट आंसर होगा तासु। क्या होगा? तासु होगा। बी वाला ऑप्शन पे आप लोगों को रंग के आना है। चलिए, यह तो आप लोगों का खंड अ समाप्त हो गया, जो कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। यहां से आपका खंड ब स्टार्ट हो गया, जिसमें बोला है कि वर्णनात्मक प्रश्न है, और वर्णनात्मक प्रश्न नंबर 21 से स्टार्ट है। क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से आपको 6 नंबर दिया जाएगा। क्या है? गद्यांश है।
तो यहाँ पे दो गद्यांश दिया है, एक तो क दिया है, अगर क नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आप लोगों को यहाँ पे ख दिया है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों का आंसर बताऊंगा, जो आपको आसान लगेगा वो करके एग्जाम में आइएगा। क वाला क्या है कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्यानिश्चिंतो माया जना पर्युपास्ते। ठीक है, अब ये आप लोगों का गद्यांश दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। और इसके नीचे तीन प्रश्न है। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए जहां तक अंडरलाइन किया गया है, और तीसरा है कि धर्मचक्र कहाँ स्थित था। तीनों का आपको उत्तर दोगे तब जाके 6 नंबर मिलेगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 का क वाला, तो यहां पे देखिए मैंने लिखा है प्रश्न 21 का क, ये प्रश्न 21 का क है, और उसमें भी क में आप लोगों का अ वाला है। अ मतलब संदर्भ, क्योंकि पहले संदर्भ ही पूछा था। तो संदर्भ में लिखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है, और इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं। मतलब ये जो गद्यांश लिया गया है ममता चैप्टर से लिया गया है, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह आप लोगों का संदर्भ हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है अगला प्रश्न कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। इसका हमें व्याख्या बताना है। तो इसका व्याख्या देखिए किस प्रकार हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ ब हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके बाद लिखना प्रारंभ करोगे। क्या लिखोगे कि श्री जयशंकर प्रसाद का कहना है कि काशी भारत का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके उत्तर में सारनाथ है, जहां बौद्ध भिक्षुकों के बौद्ध विहार टूटकर खंडहरों में बदल चुके थे। इन बौद्ध विहारों के मौर्य वंशक के राजाओं तथा गुप्त काल के सम्राटों ने बनाया था उसको। इन बौद्ध विहारों में तत्कालीन वास्तुकला एवं शिल्प कला के बेजोड़ नमूने अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जो कि मौर्य और गुप्त के वंश के सम्राटों की कीर्ति का गान करते प्रतीत हो रहे थे। इन भवनों के शिखर टूट चुके थे, खंडहरों की दीवारों पर घास भूसा तथा लताएं उग आई थी। टूटी फूटी ईंटों के ढेर इधर उधर बिखर पड़े थे, और इन ईंटों में बिखरी पड़ी थी भव्य भारतीय शिल्पकला, और ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में उत्कृष्ट शिल्पकला अब अपने को भी शीतल कर रही थी। यह उसका क्या है व्याख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है, समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे छोड़कर आएंगे जो वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बनाकर भी नहीं लिख पाएंगे। तो एक बार आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद अगला प्रश्न 100 वाला कि धर्मचक्र कहाँ स्थित था। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 100 में कि धर्मचक्र मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के अवशेष रूप में काशी के उत्तर में सारनाथ नामक स्थान पर स्थित था। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न हमने बता दिया क वाला। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो ये वाला कर लो ख वाला कि अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा पुराण चित्र कहीं नहीं बने, और उसी में है अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। यह आप लोगों का यहाँ पे गद्यांश है, चाहे वो वाला करिए चाहे यह वाला। इसके नीचे भी 3 ही प्रश्न है और 6 नंबर मिलेगा आप लोगों का। पहला है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ और लेखक का नाम का मतलब इस संदर्भ ही पूछा है। तो चलिए पहला वाला इसका हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने लिखा है 21 का ख का अथवा, और यहाँ पे अ वाला डाला हूं संदर्भ। संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान कौन थे? श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। अजंता चैप्टर से लिया गया है,
और इसके जो लेखक हैं वो श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा यह लिखा गया है। यह है आप लोगों का संदर्भ। ठीक है, संदर्भ हो गया। संदर्भ की बात देखिए, दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। इसका हमें बताना है, व्याख्या करना है। देखिए किस प्रकार व्याख्या करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग इसको कि ब वाला रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि अजंता की चित्रकला का विशेष प्रभाव अपने देश पर ही नहीं विदेश की चित्रकलाओं पर भी पड़ा है। चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि पूर्व के देशों में इसके जैसे प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। साथ ही ईरान, मिस्र आदि मध्य पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला भी इसके प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं कर सकती। यह है उसका रेखांकित अंश का व्याख्या, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, स वाला, कि अजंता की कला का प्रभाव किन किन देशों पर पड़ा। तो आप उसी में से उत्तर लिख सकते हो, स वाला। जैसे अजंता की कला का प्रभाव चीन पे पड़ा, जापान पे, इंडोनेशिया आदि पूर्व के देशों के साथ साथ ईरान पे भी पड़ा, मिस्र आदि मध्य पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला पर भी पर्याप्त रूप से वो पड़ा। उसी में दिया था, उसी का आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये तो आप उसी में से देख लिख पाओगे। तो ये आसान है, इसको आप याद कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22। देखिए प्रश्न नंबर 22वां क्या है। प्रश्न नंबर 22 यहाँ पे मैं जूम करता हूं कि दिए गए पद्यांश, अभी हमने गद्यांश करके आए हैं, अब पद्यांश आ गया। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये भी आपका 6 नंबर का ही है। ठीक है, इसमें भी 2 प्रश्न होता है। पहला वाला क वाला, पहले क वाला करेंगे, दोनों में इसको एक ही करना होता है। क वाला है कि पुरते निकसी रघुबर बधु धरी धीर दम दये मग में डग द्वे झलकी भरी भाल कनि जल की पूट सुखी गए मधुराधर ववे फिरी बुझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित है तीय की लखी आदुरता पिय की अखिया अति चारु चली चल जुए। अब मेरे प्यारे बच्चों, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट, इतना डिफिकल्ट दे दिया है कि बहुत सारे बच्चों का ध्यान इस वाले पद्यांश पे कभी नहीं जाएगा, वो कभी नहीं पढ़ के जाएंगे और यही एग्जाम में पूछेगा। और इसका आंसर आप लिख के आओगे जितने लोग वीडियो देख रहे हो। यहाँ पे 3 प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। दूसरा है कि पर्ण कुटी में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। तीसरा है कि पर्ण कुटी करिहो कित है में कौन सा अलंकार है। तीनों प्रश्नों का मैं उत्तर देने वाला हूं। पहले हम देखने वाले हैं प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूं कि 22वां का क का उत्तर। सबसे पहले हम लोग संदर्भ डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक कविता से अवतरित है। ठीक है, ये तो आप लोगों का संदर्भ है, लेकिन इसमें प्रसंग भी लिखा जाता है, इतना याद रखना। प्रसंग का मतलब होता है कि इस पूरे के पूरे पद्यांश में किन चीजों के बारे में बात किया गया है, उसे हम बोलते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट को मार्मिक वर्णन किया हुआ है। अब इसका हम व्याख्या देखने वाले हैं। तो जितना मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया है 4 लाइन, इन पूरा का पूरा हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं हिंदी में। तो देखिए हिंदी में व्याख्या कैसे लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा कि राम, लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगी और उनके सुंदर और थकान के कारण सूख गए। तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा, अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा, कितनी दूरी पर पत्तों की कुटियां बनाकर रहेंगे। तो अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। यह था उसका मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या, जो कि हमने बता दिया। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे कि पर्ण कुटी में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखे। तो हम देखेंगे कि जो पर्ण कुटी है, तो पर्ण कुटी में जो है वो कर्मधारय समास है, और इसका समास विग्रह की अगर हम बात करें तो होगा कि पत्तियों की कुटिया।
पर्णकुटी का मतलब होता है कि पत्तियों का जो कुटिया बना होता है उसको हम लोग पर्णकुटी कहते हैं। इसके बाद तीसरा है कि पर्णकुटी करिहो कित है में कौन सा अलंकार है, मतलब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ उत्तर लिखोगे आप कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा क्या है, अनुप्रास अलंकार। समझ में आ गया, तो यह कर लीजिए, अन्यथा क नहीं करना चाहते हो, ये आपको भारी लग रहा है तो एक ऑप्शन और है, इधर दिया हुआ है ख वाला। देखिए अथवा करके आप लोगों को एक प्रश्न दिया हुआ है ख वाला, इसको आप कर सकते हो। क्या है कि तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभव की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे दज दोगे, उसको है वीरों के वंशज। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी बच्चों का ध्यान इन पद्यांश पे कभी नहीं जाएगा। और देखिए इतना डिफिकल्ट पेपर उसने बना रखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न हैं। पहला है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो पहले इसी को देखेंगे, संदर्भ हिंदी में व्याख्या। तो देखिए मैं लिखा भी हूं यहाँ स्पष्ट रूप से कि 22वां का ख, वो भी अथवा वाला का उत्तर। पहला वाला संदर्भ, संदर्भ में हेडिंग डाल के लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। और यह कविता जो है त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह किस से, स्वप्न से लिया गया है। तो यह आपका संदर्भ हो गया। संदर्भ में प्रसंग भी लिखा जाता है, तो प्रसंग लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा जो है वो प्रदान की है। अब व्याख्या, तो जो मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन पढ़ के सुनाया हूं, पूरी की पूरी लाइन का हम व्याख्या बताने वाला हूं, वो भी हिंदी में। तो सुन लो ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में लिखना है आप लोगों को। तो व्याख्या आईडी डाल के लिखोगे कि देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि भारत वासियों से कहता है कि विश्वत और ध्रुव प्रदेशों के निवासी भी अपने देश से प्रेम रखते हैं, तो आपको अपनी भारत भूमि से तो निश्चय ही अधिक प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ की धरती जो है वह सुख समृद्धि से युक्त, समस्त वैभव से परिपूर्ण तथा स्वर्ग से भी बढ़कर है। सभी देशों की धरती की अपेक्षा इस धरती पर जन्म पाना बड़े पुण्यों का फल होता है। तुम धन्य हो कि जो तुमने यहाँ जन्म पाया और यहाँ का अन्न खाकर, पानी पीकर और इसी की धूल मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हो। तब शरीर के रहते हुए हे वीरों के वंशज, तुम इसको कैसे त्याग दोगे, अर्थात इसकी रक्षा करना तुम्हारा जो है पहला कर्तव्य है। ये हिंदी में हमने उसका पूरा व्याख्या बताया, यही आपको एग्जाम में लिख के आना है। अब याद करो चाहे जैसे भी, उसको एक बार पढ़ लो, अपने से बनाकर लिखना, लेकिन लिखना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, दूसरा प्रश्न है कि हमें अपनी भारत भूमि से प्रेम क्यों होना चाहिए, इसका जवाब देना है। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि हमें अपनी भारत भूमि से निश्चय ही अधिक प्रेम इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ की धरती जो है वो सुख समृद्धि वाली, सभी वैभवों से परिपूर्ण तथा स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए हमें अपने भारत भूमि से निश्चय ही प्रेम करना चाहिए। चलिए आगे बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि धरा शिरोमणि में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए, कि धरा शिरोमणि में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आप इसका आंसर इस प्रकार लिखोगे कि धरा शिरोमणि में प्रयुक्त अलंकार का नाम है अनुप्रास अलंकार। किसका प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 22 का मैंने दोनों बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 जब बढ़ेंगे तो इसमें बोला है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहां से स्टार्ट हो गया आप लोगों का गद्यांश, लेकिन संस्कृत वाला। संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर के लिए आता है, हिंदी का गद्यांश पद्यांश 6 नंबर का था, लेकिन संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर का आता है और पद्यांश भी 5 नंबर का ही आता है। तो फिलहाल गद्यांश दिया हुआ है, इसमें भी 2 ठे देता है, एक क वाला दिया है, एक अथवा करके ख वाला भी पीछे दिया हुआ है। तो यहां से लेके यहां तक ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लेना बढ़िया से। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र मस्ती, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसका हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बताना है। तो एक बार इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लो, मैं इसका उत्तर बताने वाला हूं आप लोगों को। चलिए तो देखिए मैंने लिखा हूं 23वां का क का उत्तर। सबसे पहले हेडिंग आपकी क्या डालोगे, संदर्भ डालोगे। संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। संस्कृत खंड के वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद इसमें क्या लिखोगे? प्रसंग। प्रसंग में लिखोगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। वाराणसी की ऐतिहासिकता के बारे में बताया गया है और अब स्थिति के विषय में बताया गया है। अब इसका हम अनुवाद करने वाले हैं। तो अनुवाद करने से पहले एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगा, यही है पूरा का पूरा जो आपको संस्कृत में दिख रहा है उसका हम हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। और किस प्रकार करेंगे एक बार सुन लो ध्यान से। अनुवाद में है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रभाव जो है सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में कराया? फारसी भाषा में कराया। बस इतना ही आपको लिखना है, काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाओगे तो अथवा करके प्रश्न और दिया गया, मैं दिखाता हूं आपको। ये वाला है ख वाला, यहां से लेके यहां तक मैं अंडरलाइन कर देता हूं, घेर देता हूं। अब देख लो, यही है पूरा का पूरा। अस्माक संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। ठीक है, यहां से लेके यहां तक है। या तो ये कर सकते हो, इसमें करना है वही चीज, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका भी उत्तर मैं बता देता हूं। देखिए कहाँ है, यहाँ पे देखिए 23वां का ख का अथवा का उत्तर। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालोगे संदर्भ, लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है यह। इसके बाद प्रसंग में लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब इसका हम अनुवाद देखने वाले हैं। अनुवाद देखने से पहले एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां से लेकर यहां तक पढ़ लो ध्यान से, इन्हीं का हम अनुवाद करने वाले हैं हिंदी में। तो देखिए हिंदी में अनुवाद इसका कैसे लिखोगे। अनुवाद हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समयानुसार नई नई विचारधाराओं को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। इसमें दुराग्रह नहीं है जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है, वह इसमें हर्ष सहित ग्रहण करता है और इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है, जैसे कि सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। आप देख सकते हो कि कितना हार्ड पेपर यह बनाया गया है और कोई भी बच्चे का ध्यान इन पे नहीं जाएगा। और यही प्रश्न आप लोग करके एग्जाम में आओगे। जितने लोग वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि दिए गए संस्कृत के पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यह संस्कृत का पद्यांश है। पद्यांश भी दो ठे आता है, एक तो क वाला आता है, एक अथवा करके यहाँ पे नीचे ख वाला दिया है। तो पहले क वाला करेंगे, यहां से लेके यहां तक। तो एक बार ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। किसविद गुरुतरम भूमे, ठीक है, यहां से लेके यहां तक है। इसका हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो जो भी आसान लगे मैं दोनों बता देता हूं आपको। तो देखिए कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। 24 का क का उत्तर, पहली बात हेडिंग डालोगे संदर्भ। संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु पाठ से उद्धृत है। मतलब किस चैप्टर से? जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया है। वहीं अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रसंग है कि इन श्लोकों में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है। यहाँ पे कि यहाँ पे यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं और युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अनुवाद। तो ये अनुवाद से पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि यही आप लोगों का वह संस्कृत का पद्यांश है जिसका हम अनुवाद करने वाले हैं हिंदी में। तो अनुवाद नोट कीजिए। अनुवाद हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा कि यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, क्या पूछता है कि भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है और वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से अधिक दुर्बल क्षीण बनाने वाली क्या है। तो वहीं उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं युधिष्ठिर कि पृथ्वी से अधिक भारी जो है माता है और आकाश से अधिक ऊंचा जो है पिता है और वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है और तृण अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। ठीक है, खत्म। बस इतना ही आपको लिखना है। अगर ये नहीं कर पाते हो तो ये वाला कर लो, ख वाला कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिसम विभूषणम कौपिन यत्र कौशयम सा काशी केन मियते, यह कर लो।
ठीक है। तो इसमें भी सेम उसी प्रकार लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे। देखिए लिखा है ना 26 का ख का अथवा। सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालो। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद लिखो कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। ठीक है, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद प्रसंग लिखोगे कि इस श्लोक में वाराणसी की पूर्ण ख्याति का वर्णन किया गया है। इसमें अनुवाद करने से पहले एक बार दिखाना चाहूंगा, यही है जिनका हम अनुवाद करने वाले हैं। अनुवाद किस प्रकार करेंगे, तो अनुवाद हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा कि यहाँ पर मरना जो है कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहां कौपिन मतलब लंगोटी ही रेशमी वस्त्र होता है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं किया जा सकता है। बस ये उसका अनुवाद है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे खंड काव्य आ गया, कितने नंबर के लिए आता है, 3 नंबर के लिए दिया गया है। तो खंड काव्य मेरे प्यारों जो बहुत सारे हैं, मुक्ति दूत भी, इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ज्योति जवाहर भी दिया गया है। कौन सा करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। ज्योति जवाहर की बात देखोगे तो मेवाड़ मुकुट दिया गया है, अग्र पूजा यहाँ पे दिया गया है, जैव सुभाष भी दिया गया है। यहाँ पे नीचे देखोगे मातृभूमि दिया गया है, यहाँ पे कर्ण खंड काव्य दिया है, यहाँ पे आपका कर्मवीर भारत खंड काव्य दिया हुआ है, और लास्ट में देखोगे तो तुमुल भी दिया गया है। तो इतने सारे दिए गए, तो कौन सा करना है आप लोगों को। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है, यह जिला वाइज आता है। जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है वही आपको एग्जाम में करके आना है। कोई दूसरा करोगे तो नंबर 1 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का पेपर जो है कोड वाइज जाता है, डिस्ट्रिक्ट के कोड वाइज। तो वहां से जो किए रहोगे वही आपको मिलेगा। अपने क्वेश्चन बैंक में या किताब में देख लेना कि आप किस जिले से हो, तो आपको कौन सा खंड काव्य याद करके जाना है। अन्यथा कमेंट कर दो, मैं उसका उत्तर दे दूंगा आप लोगों को। अपने जिले का नाम कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ के जाना है। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 का क। 26 का क है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का तो जीवन परिचय पूछा है, वो भी लेखक का। तो क्या जीवन परिचय भी बताना पड़ेगा? जीवन परिचय तो याद ही होगा। पहला है जयप्रकाश भारती, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है भगवत शरण उपाध्याय जी। इन्हीं तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय आप लोगों को लिखना है, लेकिन रचना सहित, क्योंकि 3 नंबर जीवन परिचय पे मिलता है, 2 नंबर रचना पे मिलता है। तो रचना आप लोगों को याद करना है, ठीक है। इसके बाद ख वाला भी 5 नंबर का है, क्योंकि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो 5 नंबर कवि के जीवन परिचय में कहता है। देखिए क्या बोला है, गोस्वामी तुलसीदास, याद ही होगा। दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा मैत्री शरण गुप्त जी। इन तीनों में से किन्हीं एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना है रचना सहित, क्योंकि मैंने बताया है कि 3 नंबर आप लोगों को जीवन परिचय पे और 2 नंबर रचना पे मिलता है, इसलिए रचना सहित याद भी होगा आप लोगों को। इनको बताने की जरूरत नहीं है, जीवन परिचय नहीं याद है ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे देखिए प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। श्लोक लिखना है, 2 नंबर के लिए आपको श्लोक आएगा। मैं आपको 2 श्लोक बता देता हूं, दोनों श्लोक याद कर लोगे तो काम आ जाएगा आप लोगों को। पहला श्लोक यहाँ पे लिखो कि बंधम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। ये आप लोगों का पहला श्लोक हुआ। और दूसरा श्लोक भी मैं बता देता हूं ताकि याद किए रहोगे, तो दोनों में से कोई भी आएगा आप लिख दोगे। क्या है, सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये दूसरा आप लोगों का श्लोक है। तो 2 श्लोक मैंने आप लोगों को बता दिया, जो मन करे वो आप करके आना। इसके बाद 28वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर के लिए है। तो पहला प्रश्न है कि सर्वे यात्रिण क दृष्टवा अहसन, और दूसरा है पुरुराज गीताशय क संदेशम अकथयत, तीसरा है कूप किमर्थ दुखम अनुभवती। अब इसमें से 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो मैं पहले वाला का बता देता हूं और यहाँ पे मैं तीसरे वाला का बता देता हूं, ठीक है। तो पहला क्या है, सर्वे यात्राणि क दृष्टता अहसम। तो इसका आंसर आप संस्कृत में कैसे दोगे, 28 का पहला वाला, सर्वे यात्रीण वालचनम त नागरिकम दृष्टता अहसम। और तीसरे का होगा कूप नितरा नीच अस्ति अत स दुखम अनुभवती है। तो ये पहला और तीसरा का मैं बताया, नोट कर लो, ठीक है। यही 2 कर क्या होगे, 2 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 28 क्लियर हो गया। 29 की तरफ देखिए, प्रश्न नंबर 29 क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आप लोगों का 7 नंबर के लिए पूछा जाता है। पहला बोला है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप,
दूसरा है प्रदूषण की समस्या और समाधान, तीसरा है नारी सशक्तिकरण, चौथा है छात्र और अनुशासन। मेरे चैनल पे आप सर्च कर लेना, कोई भी निबंध आप लोगों को मिल जाएगा, निबंध लिखने का ट्रिक मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मेरे चैनल पे सर्च कर लेना निबंध लिखने का ट्रिक बाय सम्राट एकेडमी, आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ छात्र और अनुशासन पे, कि छात्र और अनुशासन पे कैसे आप लिखोगे ताकि 7 नंबर आपका एग्जाम में क्लियर हो जाए। तो मेरे प्यारों, जो लिखने का तरीका यह है कि पहली बात तो आप हेडिंग बनाओगे छात्र एवं अनुशासन पर निबंध, आप हेडिंग बनाओगे। इसके बाद पहली हेडिंग आपकी भूमिका रहेगी, भूमिका को या उसको प्रस्तावना को, दोनों बात एक ही होता है। तो भूमिका डालो या प्रस्तावना, लिखोगे कि जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए विद्या और अनुशासन दोनों आवश्यक हैं। अनुशासन भी एक प्रकार की विधा है। अपनी दिनचर्या, बोल चाल, रहन सहन, सोच विचार एवं अपने समस्त व्यवहार को व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। देखिए कितना आसान शब्दों में लिखा हूं, याद हो जाएगा आप लोगों को। दूसरी हेडिंग आप बनाओगे छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, कि आपके जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। तो विद्यार्थी के लिए अनुशासित होना परम आवश्यक है, क्योंकि अनुशासन से विद्यार्थी को सब प्रकार का लाभ ही होता है। अनुशासन अर्थात निश्चित व्यवस्था से समय और धन की बचत होती है। जिस छात्र ने अपनी दिनचर्या निश्चित कर ली है, उसका समय व्यर्थ नहीं जाता। वो अपने एक एक क्षण का समुचित उपयोग उठाता है। ठीक है, या लिखोगे उठाता है, उठना नहीं होता है, उठता है, मतलब उठाता है। वह समय पर मनोरंजन भी कर लेता है तथा अध्ययन भी पूरा कर पाता है। और इसके विपरीत अनुशासनहीन छात्र जो है, आज का काम कल और कल का काम परसों पर टालकर अपने लिए मुसीबतें इकट्ठी कर लेती है। ये मैं अपने शब्दों में लिखा हूं, एग्जामिनर यही चाहता है कि आप अपने शब्दों में ही लिखें। तीसरा आप हेडिंग बनाओगे अनुशासनहीनता के कारण। तो आज भारत में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासनहीनता है। आज का विद्यार्थी साज श्रृंगार, सुख आराम की इच्छा रखता है। दूसरी बात, माता पिता द्वारा अच्छी तरह ध्यान नहीं देना खराब संगत है। ठीक है, माता पिता आजकल बच्चों को कहाँ ध्यान दे रहे हैं, और खराब संगत भी उसका कारण है कि आप खराब लोगों के साथ मित्रता करते हो। इसके बाद अगली हेडिंग डालोगे सुधार के उपाय, कि उसके सुधार कैसे करोगे। तो अनुशासन का गुण जो है बचपन में ही ग्रहण किया जाना चाहिए, इसलिए इसका संबंध छात्रा से है। विद्यालय की सारी व्यवस्था में अनुशासन और नियमों को लागू करने के पीछे यही बात है। यही कारण है कि अच्छे अनुशासित विद्यालयों की जो छात्र जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अनुशासन हमारे हौच पौच जिंदगी को साफ तक सुलझी हुई व्यवस्था देता है, और इसके कारण हमारी शक्तियां केंद्रित होती हैं और हमारा जीवन जो है उद्देश्य पूर्ण बनता है, तथा हम थोड़े समय में ही बहुत काम कर पाते हैं। और लास्ट हेडिंग आपकी उपसंहार डालना है। उपसंहार में लिखिएगा कि अनुशासन का अर्थ बंधन नहीं, इसका अर्थ है व्यवस्था। इसका अनुकरण करके ही जीवन में सफल हुआ जा सकता है। तो यह आप लोगों का निबंध हमने बता दिया, 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है, 30वां लास्ट प्रश्न है इस पेपर का, कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। ठीक है, 4 नंबर के लिए। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया गया है कि राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार को उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखे। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके जन्मदिन पे अगर कोई मित्र आपको गिफ्ट दिया है तो उसको धन्यवाद कैसे दोगे। सबसे पहले यहाँ पे मेरे प्यारों, करोगे क्या, उसका एड्रेस लिखो। सिंपल है, एक साइड में जैसे 25 टी नगर, उसके नीचे चेन्नई तमिलनाडु में रहता है। ठीक है, फिर उसके नीचे आप डेट लिखो, जिस डेट को आप लिख रहे हो। इसके बाद उसका नाम लिखो, प्रिय मित्र अंजलि, या जो भी आपके मित्र का नाम हो। इसके बाद बहुत प्यार। इसके बाद अपना चीजें जो धन्यवाद देना चाहते हो लिखो। कैसे लिखोगे कि आशा करती हूं कि तुम और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य सकुशल होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मेरे जन्मदिन पर जो शुभकामना संदेश एवं उपहार भेजा है उसके प्रति मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करती हूँ। यह उपहार मेरे प्रति तुम्हारे स्नेह का परिचायक है। उपहार के रूप में तुमने जो मेरे लिए सुंदर घड़ी भेजी है वो मेरे सभी परिजनों को बहुत पसंद आई और मुझे तो खास तौर पर पसंद आई। सभी लोगों इस उपहार को देखकर बहुत खुश हुए हैं और तुम्हारे उपहार की तारीफ भी की है। इस उपहार से मुझे समय का पता चलता रहेगा। ये उपहार मुझे समय का पाबंद बनाएगा। मुझे घड़ी की आवश्यकता भी बहुत थी। मैं सोच भी रही थी कि एक घड़ी खरीद लूं, लेकिन तुमने मेरी इच्छा को पूर्ण कर दिया। इस अमूल्य भेंट को मैं सदैव संभाल कर रखूंगी। माता जी को मेरा सादर अभिवादन कहना।
तुम्हारी प्रिय मित्र, यहाँ पे अपना नीचे नाम लिख दीजिएगा। देखिए कितना कम शब्दों में मैंने अच्छे से व्याख्या यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे यह पेपर हो गया बिल्कुल समाप्त, और ये पेपर आपके एग्जाम में बनने वाला है 801 HF। पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर हर एक विद्यार्थी लेकर आओगे। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप याद कर पाओ, याद करके ही जाना मेरे प्यार बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब आप कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।